हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर पति पत्नी में कोई आपसी मनमुटाव हो गया है और पत्नी ने पति के ऊपर कोई केस कर दिया है, जैसे 498A, 125 CRPC या घरेलू हिंसा का, या तीनों मुकदमे कर दिए हैं और पति को हैरान परेशान कर रही है, तो ऐसे में पति कैसे बचे, इनके मुकदमे से कैसे बचे। और यदि पत्नी तलाक देने से मना करे तो पति किन आधारों के आधार पर पत्नी से तलाक प्राप्त करे। आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक होगा पत्नी से तलाक लेने के 7 कानूनी आधार और तलाक का केस से कैसे बचे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि तलाक का केस कैसे जीत सकते हैं आप। दोस्तों, आजकल तलाक होना एक आम बात हो गई है। समझदार लोग आपस में समझौता करके तलाक ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि समझौता करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में तलाक लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। चरित्रहीन पत्नियां ये सोचती हैं कि एक बार पैसा लेने से अच्छा है कि हर महीने पति से 125 CRPC भरण पोषण के अंतर्गत खर्चा लिया जाए और उन खर्चों का दुरुपयोग किया जाए। ऐसे में पतियों के लिए बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आइए दोस्तों, आज हम पत्नी अगर आपको तलाक नहीं दे रही है या आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो भी आप तलाक कैसे लें, आज हम बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हाइलाइट्स दे दूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं। नंबर 1, धारा 13(1) तलाक हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा टॉपिक होगा धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। और तीसरा होगा धारा 10 न्यायिक पृथक्करण यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत होगा। चौथा होगा घरेलू हिंसा और 5वां होगा धारा 3 दहेज प्रतिरोधी अधिनियम। छठा होगा मानहानि धारा 500 IPC के अंतर्गत होगा। और 7वां होगा पत्नी के करीबी सपोर्टरों पर केस। सबसे मुख्य टॉपिक यही है, क्योंकि अगर इसको आप जान गए कि पत्नी के करीबी सपोर्टरों पर केस कैसे करें तो यकीन मानिए आपके ऊपर जो भी मुकदमे लगे हैं सब खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें धारा 13(1) तलाक का। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसको केस फाइल करें, जिसमें आप तलाक के 15 आधार होते हैं, जिनमें पति के पास केवल 11 आधार होते हैं और पत्नी के पास अलग से 4 अधिकार और दिए गए होते हैं। जैसे पहला आधार है जारता। जारता फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि अगर आपकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है तो इसे ही जारता कहते हैं। नंबर 2 क्रूरता। नंबर 3 अभित्याग। नंबर 4 होगा धर्म परिवर्तन। नंबर 5 मानसिक विकृतता यानी पागलपन या कोई मानसिक बीमारी। नंबर 6 कोढ़। और नंबर 7 रक्तजन्य रोग, ऐसा रोग जो लाइलाज हो, कभी ठीक होने लायक ना हो। नंबर 8 संसार परित्याग यानी कोई सन्यासी हो गया हो। नंबर 9 प्रकल्पित मृत्यु। नंबर 10 न्यायिक पृथक्करण। और नंबर 11 दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की आज्ञप्ति का पालन ना करना। ये तो पति के आधार है। आइए हम उन आधारों के बताएं जो एक्स्ट्रा पत्नियों को दिए गए हैं, वो भी जान लीजिए आप। 12वां है बहुविवाह। 13 है बलात्कार रेप यानी रेप और गुदा मैथुन अथवा पशुगमन। 14वां है भरण पोषण की डिक्री और 15 है यौवन का विकल्प। आप इन आधारों पर सदारता केस करके तलाक ले सकते हैं। अब दूसरा है धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी साधारण केस करके तलाक का केस पे नहीं मानेगी, यानी जो मैं आपको 11 बताया हूं तलाक लेने के आधार, अगर इस पे नहीं मानती है और यानी आप केस नहीं जीत सकते तलाक का, तो फिर आपके पास पत्नी के खिलाफ या तो कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे कि लगे कि आप केस जीत सकें। तो ऐसे में आप धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन हिंदू मैरिज एक्ट का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों,
इसमें आप पत्नी को घर वापस लाने का केस करते हैं, यानी विदाई का दावा आप पत्नी के ऊपर कर दें और आप ये साबित कर दें कि मैंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। शादी होने के कारण कानूनन मेरे पत्नी को मेरे साथ रहना चाहिए और मुझे दाम्पत्य सुख देना चाहिए, जो वो नहीं दे रही है। ऐसे में अगर इस आधार पर एक डिग्री आपको मिल जाती है, यानी विदाई आपके पक्ष में हो जाती है, तब भी आपकी पत्नी अगर आपके पास आकर नहीं रहती है तो आपको इस डिग्री के पास होने के बाद आपको पत्नी से तलाक लेने का बहुत ही बढ़िया कानूनी आधार मिल जाता है, जिससे कि आप आसानी से इस आधार पर तलाक ले सकते हैं। और आइए नेक्स्ट पे दोस्तों, धारा 10 न्यायिक पृथक्करण, हिंदू मैरिज एक्ट। दोस्तों इसको इंग्लिश में जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं, यानी कि कानूनी रूप से एक जगह रहते हुए एक छत के नीचे पति पत्नी के रूप में रहना। जैसे जब आपकी पत्नी आपके साथ रहती है और आपसे खर्चा भी ले रही है और साथ में रहते हुए तलाक लेना मुश्किल होता है। न्यायिक पृथक्करण का मतलब समझिए, इसे पति पत्नी के रूप में आप एक छत के नीचे रह रहे हो और एक साथ रह रहे हो, लेकिन उसमें पति और पत्नी का जो सुख होता है वह नहीं प्राप्त कर रहे हैं, इसे ही न्यायिक पृथक्करण कहते हैं। तो ऐसे में जब हो जाता है तो कोर्ट को जो रुख होता है पत्नी की तरफ होता है। कोर्ट ऐसा सोचती है कि हो सकता है पत्नी घर बसाना चाहती हो, लेकिन पति ही नहीं चाहता है। तो ऐसे में आपको एक केस करना चाहिए कि इसमें हम तलाक के आधारों को लेते हैं। उन्हीं आधारों की आप मांग करते हैं कि हमें एक साथ रहते हुए भी पति पत्नी नहीं माना जाए, और एक डिग्री आपको अगर मिल जाती है तो आप इसके मिलने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर धारा 13(1) में केस करके आसानी से तलाक प्राप्त कर सकते हैं। आइए तीसरा नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ें, घरेलू हिंसा का केस। दोस्तों अगर आपकी माँ बहन भी आपके साथ रहती है तो आप अपनी पत्नी के ऊपर माँ बहन से केस करवा सकते हैं। घरेलू हिंसा का केस केवल पत्नी ही नहीं करती है, बल्कि माँ बहन भी आपकी केस कर सकती हैं। जैसा आपकी पत्नी उस घर में बहू बनकर आई है, वैसे ही आपकी माँ भी उस घर की बहू है। घरेलू हिंसा का केस का मतलब ये नहीं है कि केवल पत्नी ही ऊपर केस करे, माँ बहन भी उसके ऊपर केस कर सकती हैं, लेकिन ये अधिकार केवल महिलाओं को दिया गया है, ना कि पुरुषों को। तो ऐसे में अगर आपकी माँ बहन पत्नी के ऊपर केस करती हैं, ये कहती हैं कि ये परेशान करती है, गाली देती है, पिता है खाना नहीं देती है या ताने मारती है इत्यादि, इन आधारों पर केस करवा कर सकते हैं आप। और अपनी पत्नी जरूर होगी हताश, और हताश होगी तो वो दबाव में आएगी, जो कि आपके लिए फायदा होगा। नेक्स्ट होगा धारा 3 दहेज प्रतिरोधी अधिनियम। दोस्तों अगर आपकी पत्नी ने कहीं भी ये लिखा है कि शादी से पहले और बाद में उन्होंने आपकी मांग पर दहेज दिया है, तो आप इस धारा में उन्हें 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपये जुर्माना से दंडित करवा सकते हैं। 15,000 जुर्माने से लेकर सामान की जितनी वैल्यू होगी उतना वो जुर्माना भरेंगे। और धारा ये भी कहती है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन पत्नी का कहना ही काफी है कि उन्होंने आपको दहेज दिया है, इतना ही उसको जेल पहुंचा सकता है। आगे देखते हैं मानहानि, आईपीसी का सेक्शन 500। साधारणतः आप लोग देखे होंगे कि पत्नियां केस करने के बाद न्यूज़पेपर में निकलवा देती हैं और उसकी कटिंग कोर्ट में दिखाकर कोर्ट को मीडिया ट्रायल बनाने का काम करती हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार कोर्ट में इस प्रकार का दबाव रोकने के लिए आगे से ऐसी कोई खबर ना पहुंचे, ना छपे, अपनी पत्नी पर सामाजिक दबाव बनाने के लिए आप 500 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज करें, ताकि आपकी पत्नी और न्यूज़पेपर वाले दबाव में आए। और आपकी पत्नी पर अगर दबाव बनता है तो इस धारा में 2 साल तक की सजा और जुर्माने से भी दोनों से दंडित किया जा सकता है। सबसे अहम और नेक्स्ट टॉपिक है पत्नी के करीबी सपोर्टरों पर केस। यही सबसे रामबाण है। कोई भी स्त्री बिना किसी सहारे के केस नहीं करती है। उसे ये पता होता है या तो उसके मायके वाले सहारा बनेंगे या उसके किसी रिश्तेदार का जो भी पुलिस अफसर हो या किसी पॉलिटिक्स में हो या उसका कोई रिश्तेदार पढ़ा लिखा जो अच्छे पद पर हो, वही उसका सपोर्ट करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पेड़ को काटना है तो पहले उसकी जड़ को काटो, टहनियाँ काटने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में हमें उस व्यक्ति पर केस करना चाहिए या फिर उसकी शिकायत करके उससे दूर करना चाहिए।
आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ जा सकता है तो उसको भी आप केस में पार्टी या फार्मर पार्टी बना सकते हैं। इससे ये होगा कि व्यक्ति आपका केस, आपकी गवाही को कमजोर नहीं कर पाएगा। जैसे फार्मर पार्टी का मतलब ये होता है कि जिनका केस में नाम नहीं होता है पर उसको कोर्ट की तरफ से सम्मन इश्यू नहीं होता है। जैसे फार्मर पार्टी का मतलब ये होता है कि जिनका केस में नाम तो होता है लेकिन वह कोर्ट उसको सम्मन इश्यू नहीं करती है। अब इससे ये होगा कि आपकी पत्नी कमजोर पड़ जाएगी और हार कर आपको तलाक दे देगी। तो फ्रेंड्स, आज आपने 7 कानूनी अधिकारों के बारे में जाना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन की घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी अगली वीडियो आए, इसलिए नोटिफिकेशन भी दबाएं। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।